दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोट्स एडवाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? GOAT, गोट का मतलब होता है बकरी, और यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। एडवाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुझाव या फिर सलाह। तो क्या अर्थ हुआ? द गोट्स एडवाइस, बकरी की सलाह। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन मैन ओन्ड आ डोंकी एंड आ गोट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ का स्वामित्व होना। सेकंड फॉर्म है ओन्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन मैन ओन्ड आ डोंकी एंड अ गोट। और दोस्तों, जो ये ऑन है ये ऑनरशिप को दर्शाता है, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक है। कि क्या अर्थ हुआ कि एक आदमी के पास एक गधा और एक बकरी थी। ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। क्या अर्थ हुआ? ही यूज द डोंकी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना, सेकंड फॉर्म यूज्ड। ही यूज्ड द डोंकी, वह गधे का इस्तेमाल करता था। टू कैरी मतलब ढोने के लिए, लोड्स वज़न ढोने के लिए, फ्रॉम द विलेज गांव से, टू द सिटी शहर के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही यूज द डोंकी टू कैरी लोड्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। वह शहर से गांव तक वज़न ढोने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था, गधे का इस्तेमाल करता था। द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्क हार्ड को आप नोट कर लीजिए। वर्क हार्ड का अर्थ होता है मेहनत करना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है वर्कड हार्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। होल डे मतलब पूरा दिन। गधा पूरा दिन परिश्रम करता था, या कह सकते हैं कि गधा पूरे दिन मेहनत करता था। सो द मैन यूज्ड टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द मैन यूज टू गिव हिम मोर फूड। दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और आपने अक्सर कहानियों में यूज टू का इस्तेमाल देखा होगा। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द मैन आदमी यूज टू गिव हिम उसे दिया करता था मोर फूड अधिक खाना। देन, और दोस्तों देन का यूज़ किया जाएगा तुलना के लिए। देन ही गेव टू द गोट, जो वह बकरी को दिया करता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सो द मैन यूज टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। इसलिए आदमी उसे ज़्यादा अधिक खाना दिया करता था, देन ही गेव टू द गोट, जो वो बकरी को देता था। तो इसका मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, वो जो व्यक्ति था बकरी की तुलना में गधे को ज़्यादा खाना दिया करता था। और रीज़न क्या था? कि वो पूरा दिन मेहनत करता था। आगे देखिए।
द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी। दोस्तों फील जेलस का मतलब होता है किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और फील जेलस मतलब ईर्ष्या होना, किसी से जलन करना। द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी, क्या अर्थ हुआ कि बकरी गधे से जलती थी या जलने लगी। शी हैड एन ईविल नेचर, और दोस्तों ये भी पास्ट का, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव देखिए क्या होता है, जब हम पास्ट में ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ईविल नेचर को यहाँ पर नाउन के तौर पर यूज़ किया गया। ईविल नेचर का मतलब होता है एक तरह से बुरा स्वभाव। तो क्या अर्थ हुआ, शी हैड एन ईविल नेचर, उसका बुरा व्यवहार था, उसका बुरा स्वभाव था। She advised the donkey, you have to work so hard for the whole day and do not get any rest। क्या अर्थ हुआ, शी एडवाइज द डोंकी, और एडवाइज मतलब सलाह देना, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। शी एडवाइज द डोंकी, उसने गधे को सलाह दी। यू हैव टू वर्क सो हार्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। सबसे पहले समझिए फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं। फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं दोस्तों जहां पर हम ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई भी काम अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है, किसी मजबूरी में, लाचारी में करना पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों को फोर्स्ड एक्शंस कहा जाता है जहाँ पर हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने गधे को सलाह दी, यू हैव टू वर्क सो हार्ड, तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फॉर द होल डे, पूरे दिन, एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और कोई भी आराम नहीं मिलता है। यू मस्ट एक्ट एज इफ़ यू आर इल एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस। क्या अर्थ हुआ, यू मस्ट एक्ट एज इफ़ यू आर इल। दोस्तों जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं और वो सलाह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, वहाँ पर हम नेसेसिटी को दर्शाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में मस्ट का यूज़ किया जाता है सलाह देने के लिए। तो उसने क्या कहा, यू मस्ट एक्ट। एक्ट का मतलब होता है नाटक करना, तुम्हें नाटक करना चाहिए। एज जैसे कि, इफ़ यू आर इल जैसे कि तुम बीमार हो, एंड फॉल डाउन और नीचे गिर जाओ, अनकॉन्शियस बेहोश हो के। तो उसने क्या उसको समझाया कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पूरा दिन और तुम्हें कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो तुम्हें अवश्य ही मतलब नाटक करो बीमार होने का कि तुम न बीमार हो, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, और नीचे गिरकर मतलब बेहोश होकर नीचे गिर जाओ। दिस वे यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों में विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दिस वे का अर्थ हुआ इस तरह से या कह सकते हैं इस तरीके से। यू विल गेट रेस्ट, तुम्हें आराम मिल जाएगा, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि इस तरह से तुम्हें या कह सकते हैं आपको कुछ दिनों तक आराम मिल जाएगा। The donkey liked the goat's advice and did as he was told। क्या अर्थ हुआ, the donkey liked the goat's advice। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लाइक मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, पसंद आना, और ये सेकंड फॉर्म है। the donkey liked the goat's advice। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गधे को बकरी की सलाह अच्छी लगी, and did और उसने किया, एज ही वॉज टोल्ड। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और उसने वही किया एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसे बताया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गधे को बकरी की सलाह अच्छी लगी, उसे पसंद आई, और उसने वैसा ही किया जैसे उसको बताया गया। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर। दोस्तों कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, आदमी ने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टू क्योर योर डोंकी यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ अ गोट्स लंग्स। क्या अर्थ हुआ, टू क्योर योर डोंकी। दोस्तों पहले आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए यदि आप नहीं जानते हैं। CURE क्योर का मतलब होता है निदान करना। आप में से कई लोग शायद इस शब्द को नहीं समझेंगे। निदान का मतलब होता है किसी बीमारी का सही से सफलतापूर्वक इलाज करना, उसको ठीक करना, उसे क्योर कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, टू क्योर योर डोंकी,
अपने गधे को ठीक करने के लिए, अपने गधे का निदान करने, इलाज करने के लिए, यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ गोट्स लंग्स। दोस्तों यहाँ जो देखिए शुड का यूज़ किया गया है, शुड का जो यूज़ है वो वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट के वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। हम ऐसे कई वाक्य बनाते हैं अपने, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं जहाँ पर हम सलाह को दिखाते हैं, जैसे आपको ये काम करना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको नहीं दौड़ना चाहिए। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आपको ऐसा आभास हो कि यहाँ पर कोई सलाह दे रहा है, तो ऐसे वाक्यों में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि टू क्योर योर डोंकी, अपने गधे को ठीक करने के लिए, अपने गधे का निदान करने के लिए, अपने गधे को ठीक करने के लिए, यू शुड गिव हिम, तुम्हें उसे देना चाहिए, सूप देना चाहिए, मेड ऑफ, जो कि बना हुआ हो, अ गोट्स लंग्स, जो कि बकरी के फेफड़ों से बना हुआ हो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, टू क्योर योर डंकी, अपने गधे को ठीक करने के लिए, यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ ए गोट्स लंग्स, तुम्हें इसे बकरी के फेफड़ों से बना हुआ सूप देना चाहिए। चलिए आगे देखिए। The man at once killed the goat and cooked the soup out of her lungs। क्या अर्थ हुआ the man at once? दोस्तों देखिए once का मतलब तो एक बार होता है, लेकिन at once का मतलब होता है तुरंत। तो आप इसे नोट कर लीजिए। The man at once killed the goat, आदमी ने तुरंत बकरी को मार दिया। किल कर दिया, किल मतलब मार देना, सेकंड किल्ड, आदमी ने तुरंत बकरी को मार दिया। एंड कुकड द सूप, कुक मतलब पकाना, सेकंड कुकड, और उसने सूप पकाया आउट ऑफ हर लंग्स, उसके फेफड़ों से, उसके फेफड़ों का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि आदमी ने तुरंत बकरी को मार दिया और उसके फेफड़ों का सूप बनाया। देन ही फेड द सूप टू द डोंकी। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, नोट कर लीजिए। FEED, फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, और सेकंड फॉर्म है फेड। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कोई ऐसी नई वर्ब या फिर कोई भी नया शब्द मिले जो आपको लगे कि आपके लिए नया है, तो आप उसे ज़रूर नोट किया करें। दोस्तों वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फीड की सेकंड फॉर्म है। देन फिर ही फेड द सूप टू द डोंकी, फिर उसने गधे को सूप पिला दिया या खिला दिया। द गोट हैड बीन किल्ड बिकॉज ऑफ हर ईविल नेचर। दोस्तों यहाँ देखिए हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप में से कई लोगों ने ये पैसिव जो किए होंगे, आपने कहीं देखे होंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। और मैं अभी आपको एक वाक्य भी दूंगा, यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट में बताएंगे। पहले इसकी मीनिंग को जान लीजिए। द गोट हैड बीन किल्ड, क्या अर्थ हुआ कि बकरी मारी जा चुकी थी। बिकॉज ऑफ हर ईविल नेचर, अपने दुष्ट या बुरे स्वभाव के कारण बकरी मारी जा चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको समझाया पास्ट परफेक्ट में पैसिव में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आप एक वाक्य को नोट करें, आप उसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। वाक्य है हमारी मदद की गई थी। आई रिपीट द सेंटेंस, हमारी मदद की गई थी। तो दोस्तों ये भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। और दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँ जहाँ पर कोई भी यदि मेरे चैनल पर आए और यदि आप खास बिगिनर लेवल के हैं तो आपको इसमें हेल्प मिले, आप इंग्लिश सीखें। तो यदि आपको आज की कहानी हेल्पफुल लगी हो, अच्छा लगा हो और आपको लगे आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, आप ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से या किस जगह से, किस गाँव से। और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।